मनीष जी की शादी की पहली रात थी तो वह अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं जहां उनकी पत्नी इनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अपनी पत्नी का घूंघट उठाते हैं तो वो देखकर ही वह एकदम घबरा जाते हैं और पूरा शरीर पसीने से डूब जाता है। इस तरीके से वह घबरा जाते हैं कि वह कमरे से बाहर चिल्लाते हुए निकल आते हैं। तो पूरी कहानी क्या है, किस बात से वह डरे, क्या अफबीती है मनीष जी की, चलिए आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की अफबीती हमें भेजी है मनीष यादव जी ने, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दरअसल उनका जीवन तब संकट में पड़ गया था जब उनकी शादी होकर के आई और पहली रात पर ही उनकी पत्नी बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाती है और ऐसा लगा कि हाँ शायद ऐसे किसी भूत प्रेत ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया। मनीष यादव जी जो है ना, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, जहां इनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दिसंबर 2007 में इनकी शादी हो जाती है एक लड़की से। लड़की बहुत खूबसूरत होती है, इनको पसंद भी आ गई थी, घर वालों को भी पसंद आई थी, तो इन्होंने जो है ना शादी कर ली उससे। दहेज में काफी सामान भी मिला था और काफी अच्छे से धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। जब शादी होकर के पत्नी को लेकर के मनीष यादव जी घर पे आते हैं और शादी की पहली रात थी, तो घर के सभी लोग जो है ना रिश्तेदार थे, वो कुछ रिश्तेदार जा चुके थे खाना पीना खा करके, कुछ रिश्तेदार जो है ना घर पे रह गए थे। तो आप जानते हो कि शादी में जो है ना रिश्तेदार आते हैं तो ज्यादातर अभी के माहौल ये है कि जैसी शादी होकर के आती है तो सभी लोग घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन आज से लगभग 10-15 साल पहले कुछ कहीं तक तो ये तो था कि लोग शादी ब्याह में जाते थे, एक दो दिन रुक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी लोग जब रात को सो जाते हैं तो फिर उनकी पहली रात थी तो वह अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं और पहले वह बैठ जाते हैं और पत्नी चुपचाप जो है ना बेड पर ही घूंघट डाल के बैठी हुई थी। अब ये सोच रहे थे कि हम पहले बात करें कि ना करें। अब ये तो हमसे कुछ बोल नहीं रही हैं, चलो हम ही इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये अपने से ही बात करने लग जाते हैं। जब थोड़ी देर बात करते हो गए इनको, तो जब इनको कोई जवाब नहीं मिला तो ये सोचने लगते हैं मनीष जी कि हम ही बोले जा रहे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या कारण है, इनसे थोड़ा पूछते हैं। तो इन्होंने पूछा कि आप बोल क्यों नहीं रही हैं, क्या बात है, हम ही बात करते चले जा रहे हैं, आप भी तो कुछ अपने बारे में बताओ, हमने तो अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तब भी उनकी पत्नी कुछ नहीं बोली, हाथ से पकड़ कर इनको हिलाया कि क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही हो आप। तो तब भी कोई संकेत नहीं दिया। तो फिर इन्होंने, क्योंकि घूंघट डाल के बैठी हुई थी उनकी पत्नी, तो इन्होंने फिर घूंघट उठाया और जैसे ही घूंघट उठाया तो देख करके इनके तो होश उड़ जाते हैं। इस कदर ये घबरा जाते हैं कि दौड़ करके बाहर आते हैं और अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ देखो कविता को क्या हो गया है, देखो इसको भज के जाकर के देखो, मैं तो बहुत डर गया हूँ। तो सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हाल फिलहाल कोई जगह नहीं, क्योंकि शादी का माहौल होता है, आप सब लोग जानते होंगे कि इंसान ज्यादातर थक जाता है तो बहुत गहरी नींद में सो जाता है। तो जैसे तैसे मनीष ने अपनी बुआ से को जगाया और उनको भेजा कमरे में। तो बुआ भी देख करके हैरान रह गई कि ये क्या हो गया इसको। अभी तो बिल्कुल मतलब शादी करके आई और ये अचानक इसकी ये हालत कैसे हो गई। तो जब उन्होंने गौर से देखा तो जो उनकी जो पत्नी थी अपने पूरे बाल बिखेर करके बेड पर बैठी हुई थी और ऊपर से घूंघट डला हुआ था और आंखें एकदम लाल, इतनी तेज लाल थी कि ऐसा मानो लोगों कि वह किसी को दौड़ के मतलब किसी को मारना चाह रही हो। और काफी देर जब उनकी बुआ ने उससे बात करने की कोशिश की, कविता कविता क्या बात हो गई तुझे, कुछ तबीयत खराब है, तेरी बात क्या है, ये बार क्यों बिखेड़ी है। कुछ नहीं बोली। जब ज्यादा देर से बोल के रह गए सभी लोग, तब एकदम वह कस के चिल्लानी कि तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं इस मनीष जी को मार दूंगी, दूर रहो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, एक एक को मार दूंगी। तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है बहुत देर से, मुझे शांति से बैठा रहने दो, मैं चांडाल हूँ, मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, इस तरीके से अब वो बोलने लग जाती है। अब इतना बोल के रह गई तो बिल्कुल चुप नहीं रही, मतलब बोल के ही रह गई, बोल के रह गई और अपने सारे कपड़े उतार कर फेंकने लगी। धोती भी उतार के फेंक दी और जो मतलब श्रृंगार वगैरह था सब कुछ उतार दिया। अब सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रह जाती हैं। अब वो भी उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी लोग पकड़ लेती हैं और शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
पता नहीं उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई थी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन सभी लोग बहुत डरे डरे हुए थे, कुछ उन्हें कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे। मनीष जी के बड़े भाई थे, अब ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इसके पास कैसे जाऊं, क्योंकि इसने सारे कपड़े उतार दिए और मैं जेठ हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ। उनके खुद पिताजी ने कहा कि बेटा चले जाओ, इसे संभालने की कोशिश करो, क्योंकि वे कुछ थोड़ा तंत्र मंत्र जानते थे। तो फिर वे चले जाते हैं और कविता जी से कहते हैं कि कविता क्या बात है, कुछ परेशानी हो तो बता मुझे, मैं शांत करूंगा। तो क्यों इस तरीके से मतलब परेशान कर रही है, बात क्या है। तो उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र किया, जब तंत्र मंत्र किया तब भी शांत नहीं हुई। तो कुछ देर और तंत्र मंत्र किया और मंत्र पढ़ पढ़ के मारे, तो फिर वह थोड़ी शांत हो जाती हैं। और शांत होने के बाद फिर धीरे धीरे अपने आप से अंदर बाहर सांस करने लगी। जैसे नहीं, जैसे किसी के ऊपर से भूत प्रेत आ जाता तो वो जैसे करने लगता, वैसे फिर हौले हौले करने लगी। अब उनके जेठ जी ने उनको मतलब उनके ऊपर धोती सी हल्की सी डाल के और पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत परेशानी है, बता क्या बात हो गई, तेरी तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई कहीं कोई। उसने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं पता क्या बात हो गई, जब शादी हुई थी तो मुझे, जब मैं फेरे ले रही थी तो वहीं पर मुझे चक्कर से आए, लेकिन फिर मैं संभल गई वहां पे। जब यहाँ आ गए थोड़ी देर बैठे रहे अभी, तो एकदम अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ ही हो गया। तो फिर सभी लोग रात भर नहीं सोए, जब नहीं सोए सुबह हो गई तो उनके जेठ जी ने कहा कि चलो ऐसे अच्छे तांत्रिक के पास ले चलते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई बड़ा चक्कर है। शायद जब ये इसके फेरे पड़े थे तो फेरे में ही किसी मसान ने भी इसके साथ फेरे ले लिए, तो इस वजह से ये बहुत ही इसके ऊपर बड़ा चक्कर आ गया है। तो फिर एक भगत के पास ले जाते हैं, उन्हीं के जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जो काफी अच्छा प्रसिद्ध होता है उनके यहाँ पे। तो वहां पर ले जाते हैं, तो उस भगत ने कहा कि देखो आपकी ये बहू ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा खर्चा आएगा, और जब ठीक हो जाए तो भंडारा हमारे यहाँ होता है, उसके लिए भी आपको कुछ खर्चा देना पड़ेगा, लगभग जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी 1000 रुपए से लेकर के जितना आप दे सको उतना दे सकते हो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप इसे ठीक तो करो। हर मंगलवार को उन बाबा के पास ये लोग अपनी कविता जी को ले जाने लगे, और लगभग 3 महीने ले जाने के बाद भी हल्का फुल्का थोड़ा आराम मिला, ज्यादा आराम नहीं मिला। और फिर भी वह लगातार ले जाते रहे और काफी पैसा खर्च हुआ, और लगातार 6 महीने तक ये ले जाते रहे, हर पूनों को जाते थे और हर मंगलवार को जाते थे। इस दरमियान उनका काफी पैसा भी खर्च हो गया, ऐसा मान के चलो लगभग लगभग 16 से 17-18 हज़ार रुपए खर्च हो गया था उनका। तो काफी रुपया खर्च हो गया था। अब ये सोचने लगे कि रुपया भी खर्च हो रहा है और ये ठीक भी नहीं हो रही, आखिर बात क्या है, इसे कहाँ ले जाएं। तो फिर मनीष जी और उनके भाई ने सोचा कि अब इसे क्या करें, ये ठीक भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है, थोड़ी आराम मिल जाता फिर भी ऐसी होने लगती है। तो उनके एक पड़ोसी ने कहा कि आपने इनका 6 महीने इलाज करा लिया एक बाबा के पास, तांत्रिक के पास, जो आजकल आप जानते हो कि बाबा लोग कैसे होते हैं, वो पैसों के भूखे होते हैं, और आपका मरीज चाहे ठीक हो ना हो, उन्हें बस पैसे से मतलब होता है। और आप भी जानते हो कि आजकल ढोंग पाखंड ज्यादा है, कोई बाबा भक्ति नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, ये सब अपने धंधे चला रहे हैं पैसा कमाने की, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर मेरी आप बात मानो तो एक बार, क्योंकि मैं नारायण शाकाही जी के सत्य के साथ में जाती हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ की लोग कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं, और लोग ठीक भी हुए हैं। तो आपकी ये जो है ना बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एक बार मेरे साथ चलो। तो फिर जो है ना उनके जेठ जी ने कहा कि चलो एक बार लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमें ना इलाज भी करा लिया 6 महीने, और 6 महीने में ठीक भी नहीं हुई है। तो फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया, और कविता जी को लेकर के नारायण शाकाही जी के सत्य के साथ में चले जाते हैं, सभी लोग जाते हैं उनके घर के। तो जब सत्य के साथ में ले जाते हैं तो वह वहां पर बिल्कुल शांत रही, सत्य का साथ सुना, फिर लगातार वह सत्य के साथ में गए। तो जब विशाल मंगलवार था तो उस दिन जो है ना वह बहुत तेज से खेलने लग जाती है सत्य के साथ में, जोर जोर से, वहीं एकदम जहाँ बैठी हुई थी वहीं पर अपने हाथों को जमीन में मारने लगी, अपना सिर जमीन पे मारने लगी, पूरे बार बिखेर लिए, और जोर जोर से चिल्लाने लगी हूँ, हे प्रभु, हे नारायण साकार हरि जी, मुझे छोड़ दो, मुझे कविता को छोड़ दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरा घर बर्बाद कर दिया इसके घर वालों ने मेरा। इस तरीके से वह मतलब चिल्ला रही थी। और तो इसकी परेशानी को देखकर सभी लोग एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। काफी देर चिल्लाने के बाद फिर वह शांत हो जाती है, तो फिर वह फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाती। तो वे फिर लगातार सत्य के साथ में जाने लगे, और लगभग 3 महीने के अंदर वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब वह ज्यादा परेशानी उनके अंदर। एक दिन मनीष जी ने पूछा, जब सत्य के साथ में गए हुए थे, तुम उस दिन चिल्ला रही थी और तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन था, वह कह रहा था कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी,
इसके घर वालों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे को सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो आखिर तुम्हारे घर परिवार में क्या हुआ था ऐसा जो इस तरीके से चिल्ला रहा था? तो कविता जी ने कहा कि उनके परिवार में ही किसी ने एक छोटी सी बच्ची होगी, उसे भगते के चक्कर में उसे मार दिया। तो बहुत चक्कर पूरे परिवार में चल रहा था, इस वजह से शायद पता नहीं कोई हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार है वहां पर भी बहुत बड़ा चक्कर है। हर किसी के घर में एक न एक दिन बीमारी कोई न कोई फैली रहती है। इस वजह से शायद मैं ही बीमार पड़ गई हूँ। उसी वजह से जब मैंने फेरे लिए तब मुझे चक्कर आए थे, तो शायद वही लड़की जरूर होगी। तो तब से फिर वो जब नारायण शाकाही जी के सत्य के साथ में जाने लगे, वो लोग अब आराम से स्वस्थ और ठीक है। तो दोस्तों ये थी मनीष यादव जी की अफवीती। उम्मीद है हमें कि आप ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये अफवीती पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।